Voice is clear now? Hello. Okay, all right. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एपीपीएससी। मेरा नाम है डॉली और हम करंट देख रहे हैं। करंट में आज हम जियोपॉलिटिक्स का एक इशू डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लगातार आपका चल रहा है, वीक से ये टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले। मिडिल ईस्ट क्राइसिस। तो यहाँ पे अभी अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया था। तो जब अटैक किया था तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामनेई, उनकी डेथ हो जाती है। फिर रिटेलिएशन में क्या किया, ईरान ने मिडिल ईस्ट में जहां जहां भी यूएस के बेस थे उन सब के ऊपर अटैक किया। भले ही ईरान देखने में बहुत छोटी सी कंट्री है और यूएस और इसराइल के सामने तो ज्यादा दिन तक टिक भी नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे ईरान ने हाईली रिटेलिएशन दिखाया। तो अब यहाँ पे आज का जो सेगमेंट है हम डिस्कस करने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हर रोज कुछ ना कुछ नया कह दिया जाता है और उनको न्यूज़पेपर में रहने की आदत है। तो यहाँ पे आज डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया है कि इंटरनेशनल न्यूज बन गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ट्रंप सेज यूएस में स्ट्राइक ईरान खर्ग आइसलैंड ऑयल एक्सपोर्ट हब जस्ट फॉर फन। मतलब क्या कि जो अमेरिका है वो ईरान का जो ऑयल बेस है उसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक क्यों करेगा, जस्ट फॉर फन। अब यहाँ आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि कुछ दिन पहले की बात है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया था और वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मुद्रो, उनको अरेस्ट किया गया और उनकी वाइफ के साथ उनको वॉशिंगटन लेके आया गया, जहां आ, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इन्होंने क्या बोल दिया है कि हम इसके ऊपर ऑयल के ऊपर जो साइट है ईरान की, इस पे अटैक करेंगे। और अटैक कैसे करेंगे कि जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर फन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। यूएस बॉम्ब्ड ईरान खर्ग आइसलैंड, मोस्ट पावरफुल रेड इन मिडिल ईस्ट हिस्ट्री। अब देखो, आप ईरान के बारे में थोड़ा सा जान लो कि ईरानियन क्रांति के बाद आयतुल्ला अली खामनेई की गवर्नमेंट आती है। तो 1979 में जब ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है, उसके पहले जहां पे जो रूल कर रहे थे शासक शाह, तो उनके ऊपर जो वेस्टर्न नेशन था उनका बहुत ज्यादा अफेक्ट था, जिसकी वजह से जो करप्शन है वो बहुत ज्यादा ईरान में राइज कर गया था। फिर क्या है, जो आम लोग हैं वो सड़क पे आ गए और उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया, और वहां पे जो आयतुल्ला अली खामनेई हैं वो मेन लीडर थे। तो जब उस प्रोटेस्ट में ईरानी रिवॉल्यूशन को इन्होंने विन कर लिया, तो यहाँ पे जो मेन सुप्रीम लीडर हैं वो बनाए गए आयतुल्ला अली खामनेई। अब क्या होता है कि अब उसके बाद ईरान में थियोक्रेसी रूल चलता है। थियोक्रेसी रूल, ठीक है। तो ईरान में थोड़ा जान लेते हैं कि भाई थियोक्रेसी रूल होता क्या है।
हेलो। चलो, नाउ नेक्स्ट, बैटरी का थोड़ा इशू हो गया था, इसकी वजह से थोड़े हर्डल आ गए। तो कंटिन्यू हम देखेंगे कि जून 2025 में किस तरह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर मैसिव अटैक किए, ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है उनको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, अब दिस कॉन्फ्लिक्ट लास्टेड अबाउट 12 डेज एंड एंडेड विद अ फ्रेजाइल सीज फायर। फिर जो सीज फायर होती है उससे एंड होता है। एंड ईरान फायर्ड hundred of missile at Israel, while Israel strike caused significant damage to Iranian sites and heightened regional tension। तो यहाँ पे रीजनल टेंशन और बढ़ जाती है। अब क्या होता है, जैसे ही 2025 का एंड होता है वैसे ही ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। अब ईरान में प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट शुरू होते हैं, 2025 दिसंबर की बात करें तो ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और प्रोटेस्ट क्यों हो गए कि जो आयतुल्ला अली खामनेई है, उनकी जो गवर्नमेंट है उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब रीजन क्या है कि वहां पे करप्शन भी था, अनएम्प्लॉयमेंट था, और जो यहाँ के करेंसी की वैल्यू है वो डाउन चली गई। पहले तो करप्शन के अगेंस्ट था, करेंसी की वैल्यू डाउन चली गई, उसके अगेंस्ट था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो स्ट्राइक है मैसिवली ईरान के जितने भी सिटीज हैं उनमें स्प्रेड आउट हो गई। अब ये जो टेंशन्स थी वो बढ़ने का नाम नहीं ले रही। वहीं पे ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट आई है वो कह रहा है कि ईरान में लगभग 10 to 12,000 जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई इस प्रोटेस्ट में। वहीं पे जो ईरान की तरफ से इंटरनेट शटडाउन किया गया जिससे जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर ना जाए। और यहीं पे अब एंट्री हो जाती है फिर डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जंप करने लग जाते हैं इनके अपने जो इनर प्रॉब्लम होती हैं ईरान की उसमें, और कहते हैं कि ईरान में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर अगर आयतुल्ला अली खामनेई ने किसी भी तरह का कुछ भी उनके अगेंस्ट उनके अगेंस्ट किया, उनको अरेस्ट किया, तो अमेरिका उनकी हेल्प करेगा। वहीं पे आयतुल्ला अली खामनेई के द्वारा ये बोला जाता है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये फॉरेन कंट्री करवा रही है। तो एस्केलेशन बढ़ता जा रहा है, टॉक टू टॉक चलती जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ और बोल रहे थे, आयतुल्ला अली खामनेई कुछ और बोल रहे। तो इस तरह चीजें बढ़ रही थी। पूरा जनवरी इसी में ही निकल गया, दिसंबर से शुरू हुआ प्रोटेस्ट जनवरी तक मैसिवली पूरे ईरान में फैल गया। अब यहीं पे फरवरी आती है। ठीक है, तो फरवरी में क्या होता है आगे देखेंगे। द 2026 फुल स्केल वॉर यहाँ शुरू हो जाता है। अमेरिका ने एंट्री कर ली है, इजराइल ने एंट्री कर ली है। अमेरिका ने यह भी वार्न किया था कि अगर ये प्रोटेस्ट ईरान में नहीं रुके तो अमेरिका मैसिवली स्ट्राइक करेगा, एयर स्ट्राइक करेगा ईरान के ऊपर। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वॉर नहीं होगा, इस तरह से चलती रहती हैं, हो सकता है पीस टॉक हो जाए। लेकिन यहाँ पे अमेरिका ने मैसिव एयर स्ट्राइक कर दी। और on 28 February 2026, coordinated air strike by Israel and United States of America struck major Iranian military and nuclear site. ठीक है, और यहीं पे ईरानियन रिपोर्ट द डेथ ऑफ सुप्रीम लीडर अली खामनेई। तो यहाँ पे जब इनके सुप्रीम लीडर अली खामनेई की डेथ हो जाती है तो पूरा जो ईरान है टू उसमें डिवाइड हो जाता है। एक लोग तो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं कि ठीक है खामनेई चले गए, जिससे क्या है नया लीडर आएगा और ईरान में कुछ नया होगा। वहीं पे दूसरे लोग जो कि ईरान के खामनेई के सपोर्टर थे, उन्होंने फिर यहाँ पे जो इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, इनके ऊपर रिटेलिएट किया और जितने भी बेस थे जो मिडिल ईस्ट में उन सब पे मैसिवली एयर स्ट्राइक की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, the operation marked the
beginning of a full-scale war between Iran on one side and Israel with US backing on the other. अब देखो ईरान ने क्या रिस्पॉन्स किया भाई। ईरान, मैंने अभी बताया कि ईरान एकदम चुप नहीं बैठा। सबको ऐसा लग रहा था कि एक छोटी सी कंट्री, टू कंट्रीज, इजराइल की जो वेपन है वो एक अलग ही लेवल के हैं, और वहीं पे अमेरिका जैसी कंट्री जिस कंट्री को सपोर्ट कर रही हो तो सामने वाली कंट्री बोलेगी ही नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वेनेजुएला में जब उनके प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को अरेस्ट किया गया था, पूरे वर्ल्ड में किसी ने कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ रशिया हो गया या चाइना हो गया, जो कि वेनेजुएला के फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उन्होंने बोला कि इस तरह किसी भी कंट्री के लीडर को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इंटरनेशनल जो लॉ है, यूएन ने जो लॉ बनाया हुआ है उसके अगेंस्ट जाता है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में किसी ने कुछ नहीं कहा। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किसी ने कोई भी फिंगर राइज नहीं की। अब यहाँ पे ईरान ने क्या किया? Iran launched massive missile and drone strike at Israel cities and US base in the region, causing casualty, panic, and airspace closure. Iranian forces also struck US ally infrastructure in the Gulf of Iraq, expanding the battlefield by mid-March 2026. मतलब अभी भी चल रहा है। Alright. Iran had reportedly launched hundreds of missiles and over 500 drone. ईरान ने क्या किया है कि ईरान के पास बड़े सस्ते सस्ते से ड्रोन हैं, वो एक साथ बहुत सारे ड्रोन भेज रहा है। कोई ऐसे नहीं कि एक ड्रोन भेज दिया, दो ड्रोन भेज दिया, नहीं, 500 ड्रोन अगर भेज रहा है तो उसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कितने डिटेक्ट करेगी? ठीक है, रडार कितना डिटेक्ट करेगा? तो इसलिए यहाँ पे एक साथ ईरान अटैक कर रहा है, ड्रोन भेज रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि मिडिल ईस्ट टू चेंज फॉरएवर आफ्टर खामनेई डेथ, तो बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो गया। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी और लोकेशन देख लो एक बार कि ये ईरान हो गया, ये इराक हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया। यहाँ पे यूएस के अपने मिलिट्री बेस थे, तो इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं ईरान ने अटैक किया। ठीक है, अब देखो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। अब यहीं पे ये कंटिन्यू, जब आयतुल्ला अली खामनेई की डेथ हो जाती है तो लगातार ईरान भी अटैक कर रहा है, इजराइल भी अटैक कर रहा है, तो ये अटैक चल ही रहा है, तो पूरा वन वे अटैक चल ही रहा है। तो यहीं पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है कि इनकी जो ऑयल साइट है हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे जस्ट फॉर फन। ठीक है, तो अब ये यहां से शुरू हुआ होता है व्हाट एग्जैक्टली इट इज जस्ट फॉर फन। ठीक है, why it is important this site? According to the statement from Donald Trump, US forces carried out air strike on Iran's Kharg Island, targeted military infrastructure and located there. देखो ईरान अब क्या है कि बिल्कुल खत्म होने की कगार पे खड़ा हुआ है। बहुत मैसिवली एयर स्ट्राइक अमेरिका ने और इजराइल ने की है, लेकिन फिर भी ईरान क्या कर रहा है? रिटेलिएट कर रहा है। ईरान ने अभी भी बैक स्टेप नहीं लिया, किसी भी तरह का कोई सीज फायर नहीं हुआ है, तो अभी वॉर चल रहा है फुल स्केल पे। तो की पॉइंट रिपोर्टेड यूएस एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल स्ट्रक मिलिट्री फैसिलिटी ऑन कर्ग आइसलैंड। मतलब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका का एक ही मोटिव है कि यहाँ पे जो वेनेजुएला की जिस तरह की जो ऑयल साइट है उनको ऑक्युपाइड किया था, और वहां पे जो अमेरिका की कंपनीज हैं अब स्टेब्लिश हो गई हैं वेनेजुएला में, और वेनेजुएला से जो ऑयल अब निकालेंगे वो अमेरिकन कंपनीज ही निकालेंगी और वही अपने रेट पे पूरे वर्ल्ड मार्केट में सोल्ड आउट करेंगी। अब यही जो रीजन है अमेरिका का ईरान के ऊपर है कि इनकी जो ऑयल साइट है उनके को भी ऑक्युपाइड करेंगे। जो ईरान न्यूक्लियर साइट बना रहा है, न्यूक्लियर बना रहा है, उसको भी वहां पे बनाने नहीं देंगे, वेनिश कर देंगे, खत्म है ना। अब देखोगे क्या है, ट्रम्प डिस्क्राइब द आइसलैंड एज ईरान क्राउन जोन। मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रम्प ने अगर बोला है तो कुछ तो इंपॉर्टेंट हो गई है ना। वर्ल्ड मीडिया में यही एक्सप्लेनेशन है सबकी। नाउ द ऑपरेशन रिपोर्टली डिस्ट्रॉय मिलिट्री टारगेट बट अवॉइडेड द ऑयल लोडिंग terminals. The attack was framed as a warning to Iran not to disrupt maritime shipping in the Persian Gulf. अब आपको यहाँ पे पता होगा हरमुज स्ट्रेट के बारे में। मैंने हरमुज स्ट्रेट पे लास्ट अभी जो अपलोड होगा वीडियो उसमें आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे जो हरमुज स्ट्रेट है
तो जब 2025 में इजराइल ने अटैक किया था अमेरिका की हेल्प से ईरान के ऊपर, जब न्यूक्लियर साइट को यहाँ पे तबाह किया था, तो उस टाइम पे ईरान की जो पार्लियामेंट है वहां बिल पास हो गया था कि हम हरमुज स्ट्रेट को क्लोज कर देंगे। अब क्या है कि अगर हरमुज स्ट्रेट क्लोज हो गई तो यहाँ पे होगा ये पूरे वर्ल्ड मार्केट का जो 20% के करीब जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, ऑयल हो गया, एलपीजी हो गया, और यहाँ पे शिपिंग टैंकर हो गए, तो ये सारा यहाँ पे रुक जाएंगे, हर्डल बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस तरह से हम थोड़ी इनको धमकी देंगे, अटैक की बात करेंगे, तो हो सकता है ये डिस्टर्ब ना करें शिपिंग रूट को। द स्ट्राइक इज लिंक्ड टू द ऑनगोइंग कन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट, इजराइल एंड ईरान दैट इंटेंसिफाइड अर्लियर 2026। ठीक है, आई होप सभी को वन बाय वन समझ आ रहा होगा कि बेसिकली चल क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या। ये जो है यही है आइसलैंड। अब देखो, खर्ग आइसलैंड इज अ स्मॉल आइसलैंड इन द पर्शियन गल्फ बिलोंगिंग टू ईरान। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कब्जा करना, ऑक्युपाइड करना। एरिया देखो, ये जो आइसलैंड है इसके जब हम एरिया की बात करेंगे तो कितना है, ये वाला है इसका एरिया। चलो, खर्ग आइसलैंड इज ए स्मॉल आइसलैंड इन द पर्शियन गल्फ बिलोंगिंग टू ईरान। एरिया अबाउट 22 किलोमीटर, location about 55 kilometer northwest of Bushehr port, distance from mainland roughly 28 kilometer, and population about 8,000 residents, mostly oil worker and military personnel। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी कि यहाँ पे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान है उसके जो कौन से आइसलैंड है उसके ऊपर अटैक करने की बात की गई है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो इसका नाम याद रख लेना एकदम, खर्ग आइसलैंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, डिस्पाइट इज स्मॉल साइज में तो बड़ा स्मॉल है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल इन द वर्ल्ड। द आइसलैंड handle about 19% of Iran crude oil export. So this is the main reason कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नजर है इसके ऊपर है। ठीक है, now processes roughly 950 million barrel of oil annually। मैंने अभी आपको बताया कि 1979 में यहाँ पे इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ जहां पे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई आए, और यहीं पे जो 58 के करीब यूएस सिटीजन को क्या किया गया, यहाँ पे हॉस्टेज बना लिया ईरान ने। ठीक है, हॉस्टेज बना लिया। अब यहीं से शुरू हो जाते हैं ईरान के ऊपर सैंक्शन, और ईरान के ऊपर जब सैंक्शन शुरू हो जाते हैं तो भले ही ईरान यहाँ पे जो खर्ग आइसलैंड है उसके पास 90% ऑफ ईरान क्रूड ऑयल हो एक्सपोर्ट करने के लिए, फिर भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 2025 में जब ईरान और इजराइल और अमेरिका का वॉर चल रहा था तो यहाँ पे अमेरिका ने जो ईरान से क्रूड ऑयल बाय करेंगी, जो सेकेंडरी कंट्री होंगी, उनके ऊपर भी टैरिफ या सैंक्शन लगाया जाएगा, इसकी बात की थी। ठीक है, और उसमें भी इंडिया भी आता है, इंडिया भी ईरान से ऑयल मंगाता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया की बात नहीं की गई थी कि इंडिया इतना ज्यादा ऑयल यहाँ से मंगाता नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज देखो, प्रोसेसेस रफली 950 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल एनुअली। अब यहाँ पे कितना भी प्रोसेस हो उसका कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन है, तो ईरान पूरे वर्ल्ड मार्केट में अपना ऑयल नहीं बेच सकता, तो जिसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट में जो ऑयल के प्राइस हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अब यहीं पे ईरान का अगर जो यहाँ पे 950 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल एनुअली जो रखा हुआ है, अगर ये पूरे वर्ल्ड मार्केट में चला जाए, रोटेट होने लगे, तो जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो वर्ल्ड मार्केट में
कम हो जाएंगे, ठीक है। क्रूड ऑयल के, ये बोर्ड अभी स्मूथ काम नहीं कर रहा है। क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं वो वर्ल्ड मार्केट में डाउन चले जाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ दिस आइसलैंड इज ऑफन कॉल्ड द बीटिंग हार्ट ऑफ ईरान ऑयल एम्पायर। ईरान एसेस हील। तो इसी की वजह से जो अमेरिका है इसकी नजर इस कर्ग आइसलैंड पे है। नाउ नेक्स्ट, इसकी लोकेशन देखो, एग्जैक्टली अभी क्लियर नहीं है पिक्चर। इसको फॉरबिडिंग आइसलैंड भी कहते हैं। खारगिल इज आल्सो कॉल्ड द फॉरबिडिंग आइसलैंड रीजन। स्ट्रिक्टली मिलिट्री कंट्रोल है इसके ऊपर, लिमिटेड सिविलियन एसेस है। जो ईरान के जो सिविलियन है उनका भी लिमिटेड एसेस है। वहीं पे स्ट्रेंथ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी स्ट्रेटेजिक ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। अब सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी इज मेंटेन मेनली बाय द इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC। जो मेन इनकी कंपनीज हैं उनके द्वारा इसके ऊपर सिक्योरिटी रखी जाती है। यहाँ पे मिलिट्री चेक पॉइंट्स हैं, सर्विलेंस टावर्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री परमिट्स हैं। ओनली ऑयल इंजीनियर, सोल्जर्स एंड अथोराइज्ड ऑफिशियल कैन एंटर। मतलब वेरी हाई सिक्योरिटी में ये खर्ग आइसलैंड है। इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि 90% पूरा ऑयल जो ईरान का है यहाँ पे है, तो हम इस पे एयर स्ट्राइक कर सकते हैं जस्ट फॉर फन। जस्ट फॉर फन का मतलब क्या है कि ईरान के पूरे ऑयल पे इनका ऑक्युपाइड करना अमेरिका के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की नोज इतनी तीखी है कि उनको फ्रेगनेंस आ जाती है कि कहाँ कहाँ क्रूड ऑयल है, कहाँ कहाँ LPG गैस, कहाँ क्या है, ठीक है। तो वो सीधे सीधे वैसे ही चले जाते हैं, जैसे कि वेनेजुएला चले गए, अब ईरान आ गए। मतलब अब मिडिल ईस्ट में है, ईरान पे तो आ ही चुके हैं, अब मिडिल ईस्ट की किसी और कंट्री को देखेंगे। तो ये भी मैप क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे इंपॉर्टेंट है कि वाई खर्ग इज द कोर ऑफ ईरान ऑयल इंडस्ट्री। तो ऑयल फ्लो सिस्टम, ईरान ऑयल सप्लाई चेन इज हेवीली इंटर ऑन दिस आइसलैंड। अभी बताया मैंने, ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेजर इरानियन ऑयल फील्ड, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट क्रूड टू खर्ग, यहां से होके जाता है। एंड द ऑयल इंटर प्रोसेसिंग एंड स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज, यहीं पे प्रोसेस होता है, फिर यहीं से सप्लाई होता है। टैंकर लोड क्रूड फॉर एक्सपोर्ट, यहीं से एक्सपोर्ट होते हैं, हरमुज स्ट्रेट हो जाते हुए पूरे वर्ल्ड मार्केट में जाते हैं। इतना ज्यादा नहीं जा पाता क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन है। ऑयल फ्रॉम सेवरल मेजर फील्ड पासेस थ्रू अबूजार, फ्रोजान एंड डोरू। दीज आर कनेक्टेड थ्रू सबसी पाइपलाइन, ठीक है। अब स्टोरेज एंड लोडेड कैपेसिटी की बात करेंगे, यहाँ पे इसकी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान से समझना, मेंस का टॉपिक है ये। द आइसलैंड कंटेन जाइंट ऑयल स्टोरेज टैंक्स, लोडिंग जेटीज, ऑफशोर टर्मिनल एंड टैंकर डॉक। तो यहीं से होता है सारा काम इनका, इसी आइसलैंड पे। मैक्सिमम एक्सपोर्ट कैपेसिटी हिस्टोरिकली रीच्ड की बात करें तो 7 मिलियन बैरल पर डे, मतलब पर डे की बात हो रही है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। कितना? 7 मिलियन पर डे। अगर इतना ही 7 मिलियन पर डे यहाँ पे होता है, मिलता है, तो अगर ये पूरे वर्ल्ड मार्केट में चला जाए तो पूरे वर्ल्ड मार्केट में क्रूड ऑयल के जो प्राइस है वो डाउन चले जाएंगे, ठीक है। करंट एक्सपोर्ट आर अराउंड 1.6 मिलियन। देखो कितना है, 7 मिलियन बैरल पर डे यहाँ पे होता है और जा कितना रहा है 1.6। तो कितना ह्यूज डिफरेंस है कि हाँ यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ईरान। रीजन सैंक्शन, किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। अब जियोग्राफिक एडवांटेज ऑफ कर्ग की बात करें तो क्या है, Kharg is ideal for oil export because of its natural geography. Most of Iran coastline is shallow, muddy, unsuitable for large tanker.
तो ईरान का जोग्राफी एरिया है वो सुटेबल नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इंपॉर्टेंट है ना. But Kharg is surrounded by deep water, which allows very large crude carriers and super tankers to dock safety. This natural depth made it perfect export hub. मतलब ये जो आइसलैंड है खर्ग आइसलैंड, ये एक्सपोर्ट हब भी है. ठीक है. चलो, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें खर्ग आइसलैंड की, तो यहाँ पे खर्ग वॉज इंपॉर्टेंट लॉन्ग बिफोर ऑयल. एंशिएंट टाइम के बाद से ही यहाँ ट्रेड सेंटर था. द आइसलैंड वाज वंस अ ट्रेडिंग स्टेशन. लिंकेज इंडिया हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, अरेबिया हो गया, इधर से यहाँ पे ट्रेड होता था. एविडेंस फाउंड ऑन द आइसलैंड इंक्लूडेड रॉक कट टॉम्ब्स हो गए, एंशिएंट टेम्पल्स हो गए, क्रिश्चियन मोनेस्ट्री फ्रॉम द 7th और 19th सेंचुरीज में मिलती, उससे हो गया. अब देखो यहाँ पे कि ऑयल डेवलपमेंट इन 20th सेंचुरी, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे. Kharg became an oil hub during the rule of the Shah of Iran. शाह कौन है ये? 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले यहाँ पे रूल करते थे. ठीक है. और ये जो शाह हैं उनको जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सपोर्ट करती थी. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया? करप्शन फैलाया, और जो आम लोग हैं उनकी बात नहीं मानी. जो वेस्टर्न नेशन है उनके हिसाब से वर्क किया. तो लोगों ने क्या किया? प्रोटेस्ट किया, और यहीं से आए आयतुल्ला अली खामनेई. ठीक है, याद रखना ये टर्म. 1950-60 ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी बिल्ट. यूएस कंपनी ओमोको हेल्प डेवलप द terminal. By the 1970 it became the world largest offshore oil terminal. अब देखो मैंने अभी क्या बताया कि यहाँ पे रिवॉल्यूशन कब हुआ ईरानियन? 1979 में. और इसके पहले रूल कौन कर रहा था? शाह रूल कर रहे थे. और शाह किसके सपोर्टर थे? वेस्टर्न नेशन के सपोर्टर थे. तभी यहाँ पे आप देखोगे कि 1950 से 1960 में यहाँ पे यूएस कंपनी की हेल्प ली गई, जो शाह रूल कर रहे थे उनके द्वारा. ठीक है. वहीं पे 1970 इट बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर ऑयल टर्मिनल. तो यहाँ भी यूएस अभी सपोर्ट कर रहा था. और 1979 के बाद यूएस एंटी हो गया ईरान के. ऑलराइट, आई होप सभी को अंडरस्टैंड हो रहा होगा. आफ्टर 1970 Iranian revolution the facilities were nationalized. ठीक है. अब खर्ग ड्यूरिंग द ईरान इराक वॉर 1988. अब यहीं पे ईरान और इराक का वॉर भी होता है, और यहाँ भी जो सुप्रीम लीडर है वो है कौन है? आयतुल्ला अली खामनेई. अब ड्यूरिंग द ईरान इराक वॉर खर्ग वाज मेजर टारगेटेड. देखो क्या होता है कि जब दो कंट्री आपस में लड़ रही होती हैं तो किसको टारगेट करती हैं? एक तो वहां की इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको डाउन कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए. उसको डाउन करने के लिए शट डाउन करने की कोशिश होती है. अगर कोई न्यूक्लियर साइट है उसको उड़ा दिया जाए, अगर कोई ऑयल साइट है उसको उड़ा दिया जाए. मतलब अगर किसी कंट्री को अगर बर्बाद करना है तो उसको कैसे बर्बाद करना है कि उसकी इकोनॉमिकली कंडीशन है वो एकदम खराब कर दो, है ना, डिसमिस कर दो. कैसे? जैसे कि रशिया का जो चल रहा है, रशिया क्या कर रहा है? पूरी तरीके से इकोनॉमिकली यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है रशिया ने. ठीक है. अब रशिया बैक स्टेप नहीं ले रहा है. क्या कर रहा है कि अब यूक्रेन का जो पार्ट ऑलरेडी रशिया ने ऑक्युपाइड कर लिया है, 4 साल से रशिया यूक्रेन जहां फाइट कर रहा है, अब वो रशिया लेगा ही लेगा. ठीक है. तभी जाके ये वॉर रुकेगा. नहीं, रशिया अपने लोगों को क्या जवाब देगा? 4 साल से यूक्रेन के साथ अगर आप वॉर कर रहे हो, इतनी इतनी इकोनॉमी खराब कर दी है रशिया की, इतने लोग मारे जा चुके हैं, क्या इसलिए कि रशिया बैक स्टेप ले? बिल्कुल भी नहीं. वहीं पे यूक्रेन की भी यही हालत है कि यूक्रेन भी सीज फायर करने को तैयार नहीं है. इसलिए रशिया और यूक्रेन का वॉर एज इट इज 4 साल हो गया चल ही रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे अभी ईरान क्या कर रहा है? ईरान भी अभी यहाँ पे स्टॉप लेने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है. रीजन क्या है कि अगर यहाँ पे आयतुल्ला अली खामनेई की डेथ नहीं होती तो शायद यहाँ पे सीज फायर हो सकता था. लेकिन अभी ईरान बिल्कुल मूड में नहीं है इजराइल के साथ सीज फायर करने के. ठीक है.
अब देखो, बॉम्ब Iranian oil infrastructure, cripple Iran economy, Kharg was bombed repeatedly by the Iraqi aircraft। तो यहाँ पे ईरान इराक का जब चल रहा था तो यहाँ पे जो खर्ग है उसको यहाँ पे निशाना बनाया था इराकियों ने भी। चलो नाउ नेक्स्ट रिजल्ट क्या हुआ? Large part of the terminal destroy, oil exports severely reduced, but Iran eventually rebuilt the facilities। ईरान तब भी इराक के साथ जब वॉर चल रहा था तब भी खड़ा हुआ था, और इजराइल और अभी यूएस के साथ चल रहा है तब भी रिटेलिएट कर रहा है। मतलब ईरान जो है अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है। लग रहा था कि सीज फायर हो जाएगा, एक नोट पे ईरान आ जाएगा, लेकिन ईरान अभी एक नोट पे आने के मूड में नहीं है। अब देखो ग्लोबल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में समझेंगे। खर्ग अफेक्ट द इंटायर वर्ल्ड एनर्जी मार्केट इफ एक्सपोर्ट stop 1.3 से 1.6 मिलियन बैरल पर डे could disappear from global supply। जैसे ही ईरान का ऑयल वर्ल्ड मार्केट में आना बंद कर जाएगा, वैसे ही क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं वर्ल्ड मार्केट में बढ़ जाएंगे। और इंडिया के लिए क्या है, इंडिया में तो वैसे ही एलपीजी अभी क्राइसिस चल रही है। क्यों चल रही है एलपीजी क्राइसिस? क्योंकि क्रूड ऑयल के प्रोसेस होने के बाद एलपीजी बनता है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, ये सब जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि प्राइस और भारत का जो है अभी जो रुपीस है 2025 में वो भी डाउन चला गया, क्योंकि फॉरेन रिजर्व में जो रखा हुआ है डॉलर उसमें पेमेंट करनी पड़ रही है। तो दिस इज द रीजन। तो पूरे वर्ल्ड मार्केट में ये इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, अभी वैसे भी दिख ही रहा है अभी। अब पॉसिबिलिटी कॉन्सिक्वेंसेस देखो, ऑयल प्राइसेस कुड जंप टू 150 पर डॉलर, शिपिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कुड हॉल्ट। अगर यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज रुक जाता है तो पूरे वर्ल्ड मार्केट में ऑयल के प्राइस बहुत हाई करने वाले हैं। ऑलराइट, अब ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी, क्योंकि अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, इकोनॉमी का सीधा सा एक रूल चलता है, डिमांड डिमांड अगर ज्यादा है और सप्लाई अगर कम है तो ये कोई भी गुड्स है उसके जो प्राइस हैं वो राइज ही करेंगे। तो इसलिए लगातार जो क्रूड ऑयल है उसके जो प्राइस हैं वो राइज करेंगे वर्ल्ड मार्केट में। ऑलराइट, और वो देखने को भी मिल ही रहा है अभी। नाउ नेक्स्ट, चाइना इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ इरानियन ऑयल। तो ईरान से सबसे ज्यादा ऑयल कौन मंगाता है? चाइना मंगाता है। चाइना हैज बीन द प्राइमरी कस्टमर ऑफ Iranian crude oil, especially after Western sanction limited Iran ability to sell to other countries। देखो रीजन क्या है कि जब अमेरिका ने चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाए तो चाइना को इतना तकलीफ नहीं हुई, उल्टा चाइना ने क्या किया कि अमेरिका के जो कॉर्न है उनके ऊपर ही वो लगा दिया, टैक्स लगा दिया, जिससे क्या हुआ कि अमेरिका के जो फार्मर हैं उनकी हालत इतनी खराब हो गई जब कॉर्न के ऊपर चाइना ने टैरिफ लगा दिया रिटेलिएशन में, कि अमेरिका को अपने ही जो फार्मर हैं उनको सब्सिडी देनी पड़ गई। इसलिए यहाँ पे अभी जो चाइना है वो डरता नहीं है अमेरिका से, आपको टैरिफ लगाना है, आपको सैंक्शन लगाना है, जो लगाओ, लेकिन हमें जिसके साथ बिजनेस करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, हम करेंगे। ये चाइना का रूल है। चाइना बायस 70 to 90% ऑफ ईरान एक्सपोर्टेड क्रूड ऑयल थ्रू वेरियस चैनल, मच ऑफ दिस ऑयल परचेज्ड at discount price due to sanction। अब देखो क्या है, जिस कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा होता है तो वो कंट्री चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो ऑयल है वो किसी न किसी तरीके से, चाहे वो इलीगल वे में हो चाहे ऐसी एंटी कंट्री हो, उसको ही सोल्ड किया जाए। रीजन क्या है, अगर कम प्राइस में भी जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑयल जा रहा है, तो उस कंट्री को ऑयल के बदले डॉलर मिलेगा, या दोनों कंट्री अपने अपने करेंसीज में ट्रेड करेंगी। तो मतलब इकोनॉमिकली जो कंट्री ऑयल सोल्ड कर रही है वो तो स्ट्रांग होगी ना, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, उसकी जीडीपी स्ट्रांग होगी। तो यही बात है ईरान का। तो ईरान किसके साथ ट्रेड कर रहा है? ईरान चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए ईरान के पास आ रहा है करेंसी। ऑलराइट, चाइनीज रिफाइनरी डिपेंड ऑन दिस सप्लाई फॉर चीप एनर्जी। तो कम पैसों में भी मिल रहा है चाइना को, ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है, और चाइना और अमेरिका वैसे ही एंटी है, तो यहाँ पे फायदा किसने उठाया? चाइना ने। इफ द ऑयल एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन खर्ग आइलैंड इज डैमेज और शट डाउन, तो सीधा सीधा यहाँ पे मार्केट में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट,
Iranian oil export could collapse. China would lose one of its cheapest and most reliable oil sources. मैंने अभी बताया कि ईरान कहीं और ऑयल नहीं भेज पा रहा है, इसी की वजह से जो चाइना है वो कितना ऑयल 70+% ईरान से बाय कर रहा है क्योंकि उसको चीप दे रहा है, ठीक है। This would force China to buy oil a higher global market price. अब होगा क्या कि अगर ईरान से ऑयल नहीं जा पाएगा तो चाइना को भी पहले जो ऑयल था चीप मिल रहा था अब उसको भी हायर प्राइस पे लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे चाइना को लॉस होगा और वहीं पे ईरान को भी एज वेल एज लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज का सेगमेंट हम यहीं पे खत्म करते हैं कि किस तरह से अगर ईरान के जो खर्ग आइसलैंड है उसके ऊपर अटैक होता है, अगर अमेरिका अटैक करता है तो पूरे वर्ल्ड में जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाएंगे, वहीं पे चाइना के लिए ये बहुत लॉस भी हो सकता है। तो लेट्स सी अभी देखते हैं कि जो अमेरिका है वो जो खर्ग आइसलैंड है ईरान का उसके ऊपर अटैक करता है या नहीं करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो जस्ट ये बोला है कि इट इज जस्ट फॉर फन। तो आई होप सभी को ये जियोपॉलिटिक्स का सेगमेंट अच्छा लगा होगा। तो आप हमें अपनी जो राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और कौन से टॉपिक आपको कवर करवाने हैं उसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस कर लीजिए आप लोग और हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, तो हम आपको वो सारे आपके जो मेंस के टॉपिक हैं वो कवर करवाएंगे। बच्चों का कहना ये है, कुछ बच्चे हमसे मिले थे और उन्होंने बोला था कि मैम हमको यहाँ पे दा हिंदू नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, तभी उसी की वजह से हमें बोला गया कि आप दा हिंदू के जो आर्टिकल हैं उनको एनालिसिस करके डिटेल करवाइए, जिससे जो एपीपीएससी के बच्चे हैं उनके जो आने वाले मेंस हैं उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। ऑलराइट, तो ये आपके जो जियोपॉलिटिक्स के जो टॉपिक्स रहेंगे वो आपके मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आई होप अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। थैंक यू, आपकी राय हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। सो थैंक यू वेरी मच।